हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे स्थित वैद्युतिकी यूनिट नंबर 1। ओके, और इसमें हमने प्रारंभ किया था हमारा चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ओके, और अभी तक जो इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया है आवेश, आवेश के प्रकार, आवेशन की विधियां आदि, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आवेश से संबंधित कुछ नियम, आवेश की विशेषताएं और आवेश के मात्रक, है ना। तो सबसे पहले भी जो हम बात करते हैं आवेश से संबंधित नियम की, है ना। तो हमारा जो विद्युत आवेश है वो दो नियमों का पालन करता है, संरक्षण के नियम का और क्वांटीकरण के नियम का या क्वांटीकरण के सिद्धांत का, है ना। तो सबसे पहले अब हम यहाँ समझे बच्चों कि आवेश के संरक्षण से हमारा मतलब क्या है, या आवेश का संरक्षण का नियम हमें क्या बताता है। ओके, तो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, एक निकाय की। मान लिया हमने हमारे पास एक क्या है, एक पृथकृत निकाय है, ठीक है ना। किसकी कल्पना कर रहे हैं हम, पृथकृत निकाय, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, पृथकृत से मतलब क्या रहेगा हमारा। ओके, पृथकृत निकाय किसको बोला जाता है, या पृथकृत सिस्टम, ठीक है, जिसका वातावरण के साथ, ठीक है, कोई लेन देन ना हो, है ना। लेन देन ना हो से मतलब हमने सामान्य शब्दों में लिखा है, या उसको हम लिख सकते हैं जो वातावरण के साथ कोई अन्योन्य क्रिया ना करता हो। ओके, अन्योन्य क्रिया ना करता हो, ऐसे निकाय को हम पृथकृत निकाय कहते हैं। अन्योन्य क्रिया से मतलब कि ना तो वो वातावरण को ऊर्जा दे सकता है, वातावरण से ऊर्जा ले सकता है, ठीक है, ना ही वातावरण के साथ वो, ठीक है, और कोई क्रिया कर सकता है। तो ऐसे निकाय को हम क्या कहें, पृथकृत निकाय कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो ये हमारा निकाय कैसा था, पृथकृत था, आइसोलेटेड था। ओके, अब हमें पता है कि हर निकाय में कोई भी वस्तु हो जो, ठीक है, उसमें आवेश होते हैं। आवेश जैसे उदाहरण के लिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे एक मान लिया एक वस्तु है, तो इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन हो, परमाणु होंगे, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे। मतलब यहाँ पर इस पर धनावेश की मात्रा और ऋण आवेश की मात्रा दोनों कैसी होगी, समान होगी, है ना। और तो इस पर अगर हम कहें कि कुल आवेश, इस निकाय पर कुल आवेश कितना है, 0 है, ठीक है, दोनों आवेश समान है, धनात्मक और ऋणात्मक, तो कुल आवेश 0 है। ओके, अब अगर हम इस पर आवेश उत्पन्न करना चाहते हैं, है ना, आवेश उत्पन्न करना चाहते हैं, तो हमें इसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, ठीक है। क्या समझ में आया हमको, कि अगर हम इस पर आवेश उत्पन्न करना चाह रहे हैं, ऋण हो या धन हो, तो अगर ऋण आवेश उत्पन्न करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, धन आवेश उत्पन्न करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अब हम ये भी बात जानते हैं जो कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें उसको कोई ना कोई ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना, उस पर कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। लेकिन हमने उसको पहले ही क्या बोल दिया है कि निकाय कैसा है, पृथकृत है। पृथकृत मतलब कि हम उससे कोई क्रिया ना, उससे कोई ऊर्जा दे सकते हैं। तो अगर हम इसको ऊर्जा नहीं दे पाए, है ना, ये पृथकृत है, इसको ऊर्जा नहीं दे सकते, तो फिर इस पर हम आवेश भी उत्पन्न नहीं कर सकते। क्या समझ में आया, कि पृथकृत निकाय को ना ऊर्जा दी जा सकती है ना, न दी जा सकती है, तो फिर उस पर आवेश भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अगर उस पर प्रारंभ में आवेश नहीं है तो आवेश उत्पन्न हम नहीं कर सकते, है ना। और इसी तरह से जो यहाँ पर कि अगर उस पर पहले से कोई आवेश होगा, उदाहरण के लिए कि मान लो उस पर पहले से धन आवेश था, है ना, ये निकाय है हमारा, ठीक है, पृथकृत निकाय ही है। और इस पर क्या है कि पहले से आवेश दिया गया है ना, पृथकृत आवेश, मतलब हमने इसको पहले आवेश देकर, है ना, आवेश देकर रख दिया है, किस स्थिति में, पृथकृत। अब हमको इसके धन आवेश को निष्फल करना है ना। हम क्या चाह रहे हैं कि हम इसको धन आवेश को निष्फल कर दें, ठीक है। तो निष्फल करने के लिए
हमें क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। ओके, अब हमने तो बोला है कि निकाय पृथक्कृत है, मतलब हम इसके साथ कोई क्रिया नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि हम उसको इलेक्ट्रॉन भी दे नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम उसको दे नहीं पाएंगे तो उसमें पहले से जितना धनावेश है वो धनावेश उतना ही बना रहेगा। मतलब पहले हमने कहा कि उस पे कितना धनावेश है, 4 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर धनावेश है। तो उस पर हमें आवेश हटाने के लिए, आवेश को खत्म करने के लिए, आवेश को, है ना, 0 करने के लिए हमें उससे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। लेकिन निकाय पृथक्कृत है, तो पृथक्कृत निकाय पर ना तो हम आवेश उत्पन्न कर पाते हैं, ना ही उसको आवेश, है ना, नष्ट कर पाते हैं। ओके, यही हमारा क्या है, जो ऊर्जा और आवेश संरक्षण का नियम है ना। इसको हम और अभी समझते चलते हैं। तो आवेश संरक्षण के नियम को हम क्या भी कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पृथक्कृत निकाय पर आवेश उत्पन्न, है ना, क्या नहीं, हमने यहाँ आवेश क्या नहीं कर पाए थे, नहीं किया जा सकता। और अगर यहाँ पर है तो पहले से उस पर आवेश है तो आवेश को निष्फल नहीं किया जा सकता। ओके, ना तो नष्ट किया जा सकता है या ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर मान लो, ये तो बात कैसी थी, हमने पृथक्कृत निकाय की बात की है ना। पृथक्कृत निकाय पे हम आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते, आवेश को नष्ट नहीं कर सकते। अब अगर मान लो जो कि हम किसी सामान्य निकाय की बात कर रहे हैं, है ना, कि जिस पर हम आवेश दे सकते हैं। ओके, या ठीक जैसे हम 2 वस्तुओं की बात करें, है ना, जैसे हमने मान लिया कि हमने यहाँ पर कांच की छड़ को, है ना, जैसे हमने इससे पहले एग्जाम्पल में समझे हैं कि कांच की छड़ को किससे रगड़ते हैं, खाल से रगड़ते हैं, है ना, इस प्रकार से जो, है ना, फर्श से या खाद से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमने ये पढ़ा है कि इस पे धन आवेश आ जाएगा, है ना। और धन आवेश क्यों आएगा कांच की छड़ पे, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पे चले जाएंगे, फर पर चले जाएंगे, है ना, फर पर चले जाएंगे। मतलब कि मान लो इस पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन थे और इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण कितना धनावेश आ गया, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश आ गया, है ना। ये चलो इसमें हम ऐसे बताते हैं। तो जैसे हम इसको रब करेंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर आ गए, है ना। तो इस पर 2 धन आवेश के बराबर क्या आ गया, ऋण आवेश। और इस पर कांच पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर कैसा आवेश आया, है ना, मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन का धन आवेश आ गया और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश आया। ओके, तो अभी भी अगर हम कुल आवेश देखें, ठीक है, आवेश, कुल आवेश देखें प्रकृति में, तो यहाँ पर इन दोनों का युग्म अगर हम निकालें जो, तो कुल आवेश कितना होगा, 0 होगा, है ना। मतलब आवेश कैसा बना रहेगा, नियत। जैसे पहले ये सिंपल सी हमारी कांच की छड़ थी, ओके, कांच की छड़ थी, रगड़ने से पहले, रब करने से पहले, है ना, ये पार हो गया, ये कांच हो गया। हमने इन दोनों को आपस में कोई इनके साथ क्रिया नहीं की, इनको रगड़ा नहीं आपस में, तो हमने कहा कि इस पे कितना आवेश, तो हम कहेंगे इस पे 0 आवेश। ओके, इस पर कितना आवेश, तो हम इस पर भी कहेंगे 0 आवेश। तो जब हमने इनको आपस में, इनके साथ कोई क्रिया नहीं की, तो तब भी कुल आवेश कितना ही था, 0। और अगर हमने इनको आपस में रगड़ दिया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पे चले गए, तब भी कुल आवेश कैसा है, नियत है। ओके, मतलब अगर किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न भी होता है, मान लो हम उसको रब कर देते हैं तो उस पर आवेश आ जाएगा, तो वो आवेश कहाँ गया होगा, एक वस्तु पे जितना धनावेश उत्पन्न हुआ है उतना ही ऋणावेश किस पर भी उत्पन्न हो जाएगा, है ना, अन्य वस्तु पर। तो यहाँ प्रकृति में हमेशा आवेश का मान कैसा रहेगा, नियत रहेगा। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने बाहर से कोई आवेश, पहले प्रकृति में आवेश था ही नहीं, 0 था और हमने बाहर से आवेश ला दिया, है ना, ऐसा संभव नहीं है। पहले भी ये वाला उदाहरण में देखो, तो पहले भी आवेश कितना है, कुल आवेश, है ना, 0। ओके, और यहाँ पर आवेश उत्पन्न हुआ इस वस्तु पर, इस वस्तु पर, लेकिन दोनों वस्तुओं पर आवेश बराबर मात्रा में उत्पन्न होगा और विपरीत
प्रकृति का होगा। मतलब अगर एक वस्तु पर हम बोल दें कि आवेश उत्पन्न होता है तो डेफिनेटली बेटो किसी दूसरी वस्तु पर उतना ही विपरीत आवेश उत्पन्न हुआ होगा, ताकि परिणामी कितना बना रहे, 0। तो प्रकृति में बेटो हमेशा कुल आवेश की मात्रा कितनी होगी, 0 होगी। मतलब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर या आवेश निकल कर दूसरी वस्तु पे चला जाए, लेकिन तब भी अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो आवेश का मान हमेशा 0 रहेगा या आवेश की मात्रा हमेशा नियत रहेगी। ओके, मतलब हम ये ध्यान में रखें कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है जो हमने इस पे धन आवेश उत्पन्न कर दिया है ना, 1 कूलाम धन आवेश उत्पन्न किया है, ओके, तो डेफिनेटली 1 कूलाम ऋण आवेश कहीं ना कहीं दूसरी वस्तु में ब्रह्मांड में उत्पन्न हुआ ही होगा जो। ओके, मतलब धन आवेश कभी अकेला उत्पन्न नहीं हो सकता। ओके, अगर किसी वस्तु पे धन आवेश आया होगा तो उसके बराबर उतना धन ऋण आवेश कहीं ना दूसरी वस्तु पर उत्पन्न हुआ होगा, या कहीं पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है तो कहीं पर डेफिनेटली धन आवेश उत्पन्न हुआ ही होगा, क्योंकि प्रकृति इस नियम का पालन करती है जो आवेश हमेशा संरक्षित रहने वाली राशि है ना। तो इसलिए हमने लिखा मुझे यहाँ पर कि आवेश संरक्षण के नियम से संपूर्ण ब्रह्मांड में कुल आवेश कैसा बना रहता है, सदैव नियत रहता है। नियत से मतलब शून्य रहता है ना। शून्य से मतलब कि जितना धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा किसी वस्तु है ना ब्रह्मांड में, उतना ही हमेशा क्या भी रहेगा, ऋण आवेश जो। ठीक है, अब ये तो जो सामान्य उदाहरण थे, हमने क्या कहा कि एक अगर हम पृथक्कृत निकाय की बात कर रहे हैं तो पृथक्कृत निकाय पे ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, उस पर जितना आवेश अगर होगा प्रारंभिक रूप से तो नियत बना रहेगा। ठीक है, ओके। या दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर हम किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर रहे हैं तो आवेश जितना एक वस्तु पर उत्पन्न होगा उसका विपरीत बराबर दूसरी वस्तु पर उत्पन्न होना है। मतलब आवेश केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है, नया आवेश हम नहीं ला सकते, है ना। हम बोलते जरूर शब्दों में है कि हमने इस वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर दिया है, हमने कांच की छड़ को रगड़ा है फर्श से तो उस पर आवेश उत्पन्न हो गया। तो उत्पन्न होने का मतलब हमारा ये नहीं होता कि हमने नया आवेश बना दिया है। हमारा मतलब ये रहेगा कि इसमें से कोई ऋण आवेश निकलकर दूसरे पे चले गए, या है ना, इस तरह से। मतलब आवेश केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है। ओके, तो ये था जो हमारा है ना आवेश का संरक्षण का नियम। अब ये तो जो सामान्य बात है, लेकिन आगे चल के जो है ना इस नियम में और कुछ एग्जाम्पल हम देंगे, है ना। तो ये जो बड़े तौर पे हमने एग्जाम्पल लेके कि दो वस्तुओं को रगड़ रहे तो एक पे धन आवेश दूसरे पे ऋण आवेश आएगा, बराबर मात्रा में आएगा, कुल आवेश नियत बना रहेगा। अब ठीक है, यहाँ से जो इसमें आवेश जो है किसके साथ संलग्न रहने वाली प्रॉपर्टी है, आवेश किसके साथ संलग्न रहने वाली विशेषता है, द्रव्यमान के साथ। मतलब आवेश है ना मुक्त रूप से प्रकृति में नहीं रह सकता, वो रहेगा तो किसके साथ रहेगा, द्रव्यमान के साथ। मतलब आवेश जैसे हम कहते हैं कि आवेश किसके कारण जाता है, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन में क्या भी है, द्रव्यमान भी। तो इलेक्ट्रॉन एक द्रव्यमान कण है, उसके अंदर आवेश होता है, तो द्रव्यमान के साथ ही आवेश जुड़ा हुआ रहेगा। ओके, तो यहाँ से जो अगर हम एक वस्तु को क्या कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, जैसे हमने क्या किया यहाँ पर कांच को रगड़ा किससे, फर्श से, तो हमने कहा कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पे चले गए, तो ये इस धन आवेश वाली वस्तु पर है ना क्या हुआ कि धन वाले इस पर यहाँ क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई जो, तो डेफिनेटली इसमें भी कमी होगी, द्रव्यमान में कमी हुई होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो वो द्रव्यमान लेकर ही जाएगा, द्रव्यमान के साथ ही जाएगा। ओके, तो इस तरह से द्रव्यमान के साथ जुड़ी रहने वाली विशेषता है कौन, इलेक्ट्रॉन जो। ठीक है, और इस पर है ना, इस पर क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। ओके, तो इस पर द्रव्यमान की भी क्या हुई होगी, अधिकता हुई होगी। ओके, है ना, मतलब बहुत ही कम द्रव्यमान बढ़ता घटता है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको मालूम है, हमने पढ़ा है पहले 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो बहुत ही कम द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, लेकिन होगा जरूर। ओके, तो यहाँ से है ना हमारे दिमाग में क्या बात आई कि द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के अंदर क्या है
आवेश है। ओके, अब आप ये सोचो जो कि द्रव्यमान अगर नष्ट हुआ है ना, अब हम ऐसा सोच सकते हैं कि मान लो किसी तरीके से द्रव्यमान नष्ट हो गया तो क्या उसके साथ ऋण आवेश भी नष्ट हो जाएगा, है ना। ओके, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, चौक है। अब इस चौक ने, है ना, या हम ऐसा मान लो कि हमारे पास ये क्या है, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जो किस में बदल जाता है, ऊर्जा में। तो ठीक है, या है ना ऐसे समझे, है ना, ऊर्जा संरक्षण आइंस्टीन का, ठीक है, आइंस्टीन का ऊर्जा समतुल्यता नियम, है ना, हमने इसको 11 में पढ़ा है, ऊर्जा समतुल्यता नियम का, है ना, या ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता नियम, है ना, ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता। तो इस नियम के आधार पे हम ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को किस में बदल सकते हैं, ऊर्जा में बदल सकते हैं, है ना। और इसके हमारे पास दैनिक जीवन में देखे जाने वाले उदाहरण भी है, मतलब ये बात प्रायोगिक रूप से सिद्ध भी है कि द्रव्यमान किस में बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है ना। अब मान लो इसका उदाहरण कहाँ पर है, जैसे एटॉमिक बम है, परमाणु बम है, वो हमारे इसी का उदाहरण है कि उसमें द्रव्यमान किस में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है, जो है ना। तो यहाँ पर हमको एक कंफ्यूजन और हो सकता है अपने यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित। कैसे, पहले अभी तक जो हम उदाहरण की बात करते आ रहे थे, है ना, उदाहरण क्या पढ़ते आ रहे थे हम, कि जैसे हम एक वस्तु को रगड़ रहे हैं दूसरी वस्तु पे, है ना, तो एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पे जा रहे हैं, एक वस्तु में द्रव्यमान निकलकर कहाँ जा रहा है, दूसरी वस्तु पर, मतलब किसका भी स्थानांतरण हो रहा है, द्रव्यमान का। ओके, किसका भी स्थानांतरण हो रहा है, द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हो रहा है, मतलब द्रव्यमान भी कैसा बना रहा, नियत बना रहा है। बस क्या हुआ, एक वस्तु का द्रव्यमान निकला कुछ कण और दूसरी वस्तु पे चले गए, तो ब्रह्मांड में द्रव्यमान भी कैसा रहा, संरक्षित। अब अगर हम ये बोल दे जो कि द्रव्यमान नष्ट ही हो गया, नष्ट हो गया मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गया और सीधे किस में बदल गया, ऊर्जा में, तो आइंस्टीन का नियम तो हमको ये बोलता है कि ऊर्जा को द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। अब अगर द्रव्यमान ऊर्जा में बदला होगा तो फिर हमारे दिमाग में एक बात ये आएगी कि अगर द्रव्यमान ऊर्जा में बदल गया तो फिर उसके अंदर ऋण आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन भी नष्ट हो गए होंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर नष्ट हो गए होंगे तो फिर प्रकृति में कौन सा आवेश ज्यादा रह गया होगा, धन आवेश बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि प्रकृति का जो कुल आवेश है वो नियत नहीं रहा। आप ऐसे सोचो जो कि हमारे पास ये द्रव्यमान है ना, अब इस द्रव्यमान में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, है ना, इलेक्ट्रॉन है ना। अब इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान भी है और ऊर्जा भी है, ओके, और आवेश भी है। अब ये इलेक्ट्रॉन को आप क्या समझो, अभी द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन क्या है के पास द्रव्यमान भी है। अब ऊर्जा समतुल्यता का नियम बोलता है कि द्रव्यमान किस में बदल गया, ऊर्जा में, है ना, ये बदल गया ऊर्जा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन नष्ट होकर किसमें, किसके रूप में बदल गया, ऊर्जा के रूप में। तो फिर अगर ऊर्जा के रूप में बदल गया तो फिर क्या प्रकृति में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी, है ना, क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ओके, अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो फिर प्रकृति में कौन सा आवेश बच जाएगा, धन आवेश, और धन आवेश बच गया, इसका मतलब हमारा ये नियम वहां अप्लाई नहीं हो रहा है, हमें ऐसा लगेगा, है ना, कि हमारा संरक्षण का नियम यहाँ पर नहीं लगता। ठीक है, कहाँ पर, ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता वाली स्थिति में क्या हमारा ऊर्जा आवेश संरक्षण का नियम नहीं लगता है, या ठीक है, या वहां जाकर ये नियम फेल हो जाता है। तो अब हम वही चीज समझना चाह रहे हैं। बड़े तौर पे तो समझ में आ गया हमको ये वाले इस पे कि इसमें तो ये द्रव्यमान नष्ट होने की बात ही नहीं हुई है, लेकिन ये वाले आइंस्टीन की इस नियम के अनुसार द्रव्यमान नष्ट हो रहा है। तो द्रव्यमान किसके रूप में नष्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के रूप में नष्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन नष्ट हो जा रहा है तो फिर क्या, ऋण आवेश नष्ट हो गया और प्रकृति में धन आवेश बढ़ गया। तो क्या फिर यहाँ ये नियम लगता है या नहीं लगता है ना, हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है। तो वास्तव में जो, ठीक है,
यहाँ पर है ना वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि ये बात तो सही है कि इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान में बदल रहा है, तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किस में बदल रहा है, ऊर्जा में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नष्ट हो गए। तो फिर ये सोचा गया कि क्या धनावेश अकेला बच जाएगा ज्यादा। ओके, तो फिर निष्कर्ष क्या निकाले गए जो कि ये जो द्रव्यमान है ना, मतलब जो द्रव्यमान है कोई भी किसी भी वस्तु का, वो केवल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ऊर्जा में नहीं बदलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमने कहा ऊर्जा समतुल्यता के नियम के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रहा है, तो कभी भी केवल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ऊर्जा में नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉन का अकेले का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ किसका द्रव्यमान भी बदलेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन के साथ जो पॉजिट्रॉन का, है ना। यहाँ से ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अकेला कभी ऊर्जा में नहीं बदल सकता, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के साथ किसका द्रव्यमान भी बदलेगा, पॉजिट्रॉन का। अब हमारे यहाँ से जो ठीक है, वैज्ञानिकों ने एक नए कण की रिसर्च कर ली, मतलब एक नए कण होने की, जैसे पदार्थ के अंदर किसकी कल्पना कर ली गई कि एक नया कण भी होता होगा, कौन, इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिट्रॉन भी नष्ट हो रहा होगा। तो यहाँ से हमें एक नए कण की खोज, है ना, सैद्धांतिक रूप से की गई कि यहाँ होता होगा, फिर बाद में जाके प्रायोगिक रूप से आगे सिद्ध हुए जो, है ना। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला कि कभी भी द्रव्यमान अगर ऊर्जा में बदल रहा है तो द्रव्यमान के साथ, है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अकेला नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ किसका द्रव्यमान भी बदलेगा, पॉजिट्रॉन का। अब ये पॉजिट्रॉन क्या है ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हमने सुन के रखा है ना, छोटी कक्षाओं से। ये पॉजिट्रॉन जो, इसे हम इलेक्ट्रॉन का, है ना, पॉजिट्रॉन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, प्रतिकण, प्रतिकण या एंटी पार्टिकल, है ना, इसे एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का कहा जाता है ना। और इसकी विशेषता क्या है कि इसका जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर ही होगा, पॉजिट्रॉन के। और जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही इस पर भी आवेश होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। और बस अंतर ये है कि इस पे धन आवेश होगा, जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश उतना ही इस पर धन आवेश, है ना। तो यहाँ से जो ये एक और चीज सामने आ गई यहाँ, मतलब जो यहाँ हमें कंफ्यूजन लग रहा था, आगे चल के जब आइंस्टीन ने ये अपनी सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया, है ना, तो वहां ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा के रूप में बदल गया, फिर प्रकृति में धनावेश बच जाना चाहिए, और प्रकृति में धनावेश बच जाना चाहिए तो फिर ये नियम क्या हो जाना चाहिए, गलत सिद्ध हो जाना चाहिए। मतलब जैसे आवेश संरक्षण का नियम जो 1800, है ना, 43 में जाकर सिद्ध हुआ, किसके थ्रू, माइकल फेराडे के थ्रू। ओके, मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको, जैसे 1746 में किसने प्रूफ समझाया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया, फिर उसको प्रूफ किसने किया आगे चल के 1843 में, माइकल फेराडे ने, है ना। और फिर 100 साल के बाद जो आइंस्टीन की थ्योरी आई, आइंस्टीन की थ्योरी कौन सी सदी में आई, ये, है ना, 19वीं सदी में आई। तो फिर वहां जाके वैज्ञानिकों ने जब इसका अध्ययन किया, ये दिया, इसको तो प्रायोगिक रूप से देखा गया, तो फिर उनको ये नियम और ये नियम में, है ना, इस नियम को यहाँ लगाना में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि, है ना, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नष्ट हो रहा है तो उसकी ऊर्जा, उसका द्रव्यमान ऊर्जा में बदल गया, फिर इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश चला गया, निष्फल हो गया, नष्ट हो गया, और हमारा ये नियम तो बोलता है कि हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो फिर 19वीं सदी में जो ये नियम और इस नियम यहाँ पर कुछ थोड़े से, है ना, प्रॉब्लम्स आने लगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया, कैसे सॉल्व किया गया, है ना। ये तो बात पक्की थी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लगना ही है, वो भी सही है, गलत नहीं है। तो फिर उन दोनों में जो
है ना कंफ्यूजन हो रहा था, उसको दूर कैसे किया गया कि यहाँ ऐसा मान लिया गया कि आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता नियम के अनुसार द्रव्यमान अगर ऊर्जा में बदल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का अकेले का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या भी बदल जाएगा, पॉजिट्रॉन, है ना। और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान बदल जाएगा तो जितना ऋण आवेश का द्रव्यमान ऊर्जा में बदला उतना ही धन आवेश भी कितने बदल गया। क्या समझ में आया आपको? जितना ऋण आवेश ऊर्जा में इसमें बदल गया उतना ही धन आवेश भी किसमें बदल गया, ऊर्जा में बदल गया। तो यहाँ पर देखिए बेटो बराबर बराबर मात्रा में ऋण आवेश भी खत्म हो गया और धन आवेश भी खत्म हो गया। खत्म होने से मतलब किसमें बदल गया, ऊर्जा में। तो फिर से प्रकृति में आवेश कैसा रहा, नियत रहा। अगर हम कहते कि केवल कौन नष्ट होता, इलेक्ट्रॉन, तो फिर कौन सा आवेश शेष रह जाता, धन आवेश। यहाँ में से कहते किसी पॉजिट्रॉन नष्ट होता तो कौन सा आवेश शेष रह जाता, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश रह जाता। तो फिर हमारा ये नियम वहां नहीं लगता, लेकिन ये नियम लगना ही है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकाला गया, एक नए कण की खोज हमको यहाँ से मिल गई पॉजिट्रॉन की इस घटना के बाद। ओके, तो इस क्रिया को क्या समझ में आया कि जब आवेश है ना या द्रव्यमान किस में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के साथ साथ पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान बदलेगा। कभी अकेले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ऊर्जा में नहीं बदलेगा ना। तो यहाँ से ठीक है, क्या समझ में आया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन कैसे बदलते हैं ऊर्जा में, ये है ना। यहाँ पर ये बात तो हम बार बार कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रहा है ना। कैसे बदलता है, तो वास्तव में जो ये दोनों है ना, धन आवेश इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों विपरीत कण है ना। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ओके, और ये हमारा क्या है, पॉजिट्रॉन। तो दोनों पर धनावेश है और दोनों पर विपरीत आवेश है। तो इस विपरीत आवेश के कारण दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है और आकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे के समीप आते हैं और समीप आते आते इनका बीच की दूरी घटती है, बल और बढ़ता जाता है। तो इनके पास आने की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ज्यादा स्पीड से आने के कारण, बहुत हाई स्पीड से जो है ना सापेक्षिक वेग से आते हैं, तो टकराने के कारण वो इतनी जोर से टकराते हैं कि वो और छोटे छोटे कणों में, मतलब ऐसे बोल रहे कि सीधे है ना ऊर्जा में ही बदल जाते हैं। आप कैसे समझ सकते हो, उदाहरण के लिए जैसे आप मान लो जो कि दो है ना कार आ रही है या दो कोई वस्तु आमने सामने से आ रही है, सीधे सीधे डायरेक्ट टकरा जाए, तो बड़ी बड़ी वस्तुएं क्या हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है और वहां पर क्या हो जाती है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो वैसे आप सोचो कि दो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन टकराए तो और छोटे छोटे हो जाएंगे, मतलब सीधे कहे किसके रूप में आ जाएंगे, वो विलुप्त ही हो जाएंगे, इतने छोटे हो जाएंगे, या सीधे किसके रूप में आ जाएंगे, ऊर्जा के रूप में, है ना। तो इस क्रिया में इसे हम क्या कहते हैं, आवेश का शून्यकरण। मतलब जब इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान बदलेगा, द्रव्यमान किस में बदलेगा, ऊर्जा में, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलकर दोनों बराबर मात्रा में मिलेगी। ओके, एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक पॉजिट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है तो दो पॉजिट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन हुए तो तीन इलेक्ट्रॉन, है ना, इस तरह से। तो बराबर बराबर मात्रा में ये निष्फल होते जाएंगे, टकराकर इस क्रिया को, मतलब धन आवेश का ऋण आवेश में मिल जाना और विलुप्त हो जाना और ऊर्जा उत्पन्न कर देना, है ना, आवेश नष्ट हो जाना, उसे हम आवेश का शून्यकरण कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमको क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और पॉजिट्रॉन का आवेश दोनों बराबर बराबर आवेश ही निष्फल हुए हैं। ओके, जितना धन आवेश हुआ है उतना ही ऋण आवेश। तो यहाँ पर भी अगर पहली क्रिया में हम देखें, ये वाली क्रिया में, तो इसमें कुल आवेश कितना है, इससे है ना कुल आवेश कितना है, यहाँ पर 0 है ना, जितना ऋण और जितना ही धन। अब ये बदल गए किसमें, ऊर्जा में, गामा किरणों में। तो गामा किरणें तो ऊर्जा है तो केवल, तो ऊर्जा में भी अगर हम कहें तो ऊर्जा है, यहाँ द्रव्यमान नहीं है, तो आवेश भी कितना, 0। तो हर स्थिति में चाहे द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रहा हो तो भी प्रकृति का कुल आवेश सदैव कैसा बना रहना है, नियत। मतलब इस स्थिति में भी कौन लागू हो गया,
आवेश संरक्षण का नियम, है ना। तो आवेश संरक्षण का नियम छोटी छोटी नाभिकीय क्रियाओं में भी लागू होता है ना। और युग्म उत्पादन, अब युग्म उत्पादन उसकी विपरीत क्रिया होती है। जैसे हम किसी उच्च ऊर्जा वाली, है ना, उच्च ऊर्जा को, ठीक है, किस पर आपतित करवाते हैं। जैसे हमारे पास एक नाभिक है, एक वस्तु है, इस वस्तु पर हमने यहाँ पर उच्च ऊर्जा गामा किरणें आपतित कर दी, है ना। तो यहाँ गामा किरणें आपतित होने से क्या बनेगा, ठीक है, जो ऊर्जा है वो क्या बनाएगी, द्रव्यमान बनाएगी। मतलब ये आइंस्टीन का सिद्धांत, ऊर्जा बदल रही है ना। यहाँ द्रव्यमान बदल रहा था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान बदला, तो दोनों बराबर आवेशों के द्रव्यमान बदले, है ना। तो द्रव्यमान बदल रहा हो ऊर्जा में तो भी आवेश कैसा है, नियत है, जीरो है। अब ऊर्जा बदल रही है किसमें, अब ऊर्जा बदल रही है द्रव्यमान में, है ना। ये गामा किरणें, तो गामा किरणें मतलब ये ऊर्जा का रूप है, विकिरण है। तो गामा किरणें से हम ऊर्जा को दर्शाएं, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगी, द्रव्यमान बनाएगी, है ना। ऊर्जा बदलकर क्या बनाएगी, द्रव्यमान। अब ये द्रव्यमान में क्या केवल इलेक्ट्रॉन बनाएगी, है ना। अगर मान लो ये गामा किरणें द्रव्यमान में बदलकर केवल इलेक्ट्रॉन बनाती है, तो प्रकृति में कौन सा आवेश ज्यादा हो जाता, ऋण आवेश ज्यादा हो जाता। मतलब ये नियम यहाँ लगता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी भी ऊर्जा भी अगर द्रव्यमान में बदलेगी तो वो अब उस द्रव्यमान में ऋण आवेश और धनावेश की मात्रा कैसी होगी, समान होगी। तो इस आइंस्टीन का जो सापेक्षिता का या ऊर्जा द्रव्यमान संतुल्यता का नियम है, जिसमें द्रव्यमान बदलता है ऊर्जा में और ऊर्जा बदलती है द्रव्यमान में, तो दोनों ही स्थितियों में ये नियम हमारा लागू होता है। तो मतलब यहाँ ऊर्जा बदलेगी तो ऋण आवेश भी बराबर बना देगी, धन आवेश भी उतनी मात्रा में बना देगी। तो यहाँ पर कुल आवेश, पहली वाली स्थिति में भी कुल आवेश कितना है, जीरो। इस वाली स्थिति में भी कुल आवेश कितना है, जीरो, है ना। यहाँ पर क्या बना, इलेक्ट्रॉन बना, द्रव्यमान बना किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के रूप में, ठीक है। तो द्रव्यमान भी, ठीक है, जब बनेगा तो उसमें भी कुल आवेश जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या समझ में आया हमको कि चाहे हम बड़े स्तर की बात करें, बड़े बड़े उदाहरणों में वस्तुओं को लगाने, या छोटी छोटी नाभिकीय क्रियाओं की बात करें, उस स्थिति में भी ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या हो रहा है, लागू हो रहा है ना। तो सॉरी, आवेश संरक्षण का नियम, है ना। या एक और उदाहरण ले ले, जो अल्फा क्षय का। अल्फा क्षय मतलब कि जैसे हमारा नाभिकीय पदार्थ है जो कोई, ओके, नाभिकीय रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम का क्षय होता जाएगा और यूरेनियम अपने अंदर से किसको निकालते रहेगा, तो अल्फा कण को। अल्फा कण मतलब 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से समूह से बना हुआ एक कण होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कण। ये धनात्मक आवेशित होता है जो, ओके। तो यहाँ पर अगर अल्फा कण बन रहा हो, अल्फा क्षय जिसे हम बोलते हैं, तो इस स्थिति में भी ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होगा। कैसे, यहाँ समझिए। जैसे यूरेनियम बनाते हैं यहाँ पे, तो यूरेनियम में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमको, 92 इलेक्ट्रॉन, है ना, ओके। और ये डीके हो गया, क्षय हो गया, तो यहाँ क्या बना, ये अल्फा कण, है ना। अल्फा कण को जो हम हीलियम नाभिक भी बोलते हैं, तो अल्फा कण को हीलियम नाभिक इससे भी दर्शाते हैं, तो ये अल्फा कण है। तो अल्फा कण में भी कितने क्या बने, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, है ना। और यहाँ पर भी 90, यहाँ इसमें ये क्या बना, थोरियम, है ना। थोरियम में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 19 इलेक्ट्रॉन। तो अगर, है ना, नाभिकीय अभिक्रिया है ये एक, नाभिकीय अभिक्रिया का भी हमने उदाहरण ले लिया। तो नाभिकीय अभिक्रिया में जैसे यूरेनियम ने अल्फा कण को एमिट कर दिया, तो उसमें भी, है ना, इसका आवेश देखो, इधर 92 इलेक्ट्रॉन थे और 92 प्रोटॉन थे, है ना। ये 92 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे उसका, है ना, इसका परमाणु क्रमांक, मतलब ये प्रोटॉनों की संख्या। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये अलग अलग बढ़ गए यहाँ पर, यहाँ ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, ओके। और
इस पर 90 इलेक्ट्रॉन 90 प्रोटॉन, तो कुल मिलाकर इधर भी 90 इलेक्ट्रॉनों का धन आवेश ऋण आवेश था, यहाँ पर भी 92 का धन आवेश और ऋण आवेश ही रहा। तो इसका अर्थ यह है कि इस क्रिया में भी इस क्रिया में भी आवेश कैसा ही बना रहा, संरक्षित ही बना रहा। तो हम ब्रह्मांड की कोई भी अभिक्रिया ले ले, है ना, किसी भी लेवल की अभिक्रिया ले ले, नाभिकीय स्तर की ले ले, बारीक छोटी से छोटी अभिक्रिया ले ले, जो है ना सूक्ष्म स्तर पर, जैसे इलेक्ट्रॉन इनके बीच वाली क्रिया, या बड़ी बड़ी अभिक्रिया ले ले, जैसे कांच की छड़ को वस्तु से रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चले। तो हर क्रिया में हमने क्या पाया कि प्रकृति में कुल आवेश की मात्रा सदैव शून्य बनी रहेगी, कुल आवेश का मान हमेशा कैसा बना रहेगा, नियत बना रहेगा। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि ऊर्जा संरक्षण का नियम हर स्थिति में लगने वाला नियम है। ओके, तो इसलिए हम ऊर्जा संरक्षण के नियम को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक नियम का अर्थ क्या हुआ कि जो सभी जगह पर आरोपित लग जाता है, ऐसे नियम को हम सार्वत्रिक नियम बोलते हैं, हर स्थिति में जो लागू होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का, आवेश संरक्षण का नियम क्या याद रखोगे, सार्वत्रिक नियम है इनको। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं रहना कि द्रव्यमान समतुल्यता में क्या ये नियम टूट जाएगा या नहीं लगेगा। हमने अभी समझा सारी स्थितियों में ये नियम लगना है ना। तो आवेश कैसी राशि है, आवेश एक संरक्षित राशि है ना, हमेशा संरक्षित रहने वाली। ओके, तो ये था आपका आवेश संरक्षण का नियम, और उसको समझाने के लिए हमने कुछ उदाहरण दे दिए हैं अल्फा 6 में। ओके, और आवेश शून्यकरण में, आवेश शून्यकरण समझ में आया, किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन का मिलकर ऊर्जा में बदल जाना, टकराकर, उसे हम आवेश का शून्यकरण कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल हो गए, उदासीन हो गए, ऐसा जीरो हो गया। ओके, और युग्म उत्पादन मतलब ऊर्जा जो है किस में बदल रही है, ऊर्जा बदल रही है द्रव्यमान में। तो ऊर्जा द्रव्यमान में बदल रही है, तो इसमें भी क्या ही होगा, कुल आवेश जब ऊर्जा के रूप में होगा, है ना, और जब द्रव्यमान बदलेगा तब भी कुल आवेश शून्य रहेगा। मतलब यहाँ पर भी ऊर्जा संरक्षण का नियम लग रहा है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं युग्म उत्पादन। ऊर्जा का किस में बदलना, ऊर्जा का बदलकर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बनाना, या द्रव्यमान में बदलना, इसे हम युग्म उत्पादन कहते हैं। ओके, तो ये थे हमारे पास ऊर्जा संरक्षण के नियम। चलिए, तो आवेश संरक्षण का नियम है ना, इतना नोट कीजिए, फिर हम आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत समझते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं बच्चों अगला नियम, आवेश से संबंधित क्वांटीकरण का नियम या क्वांटीकरण का सिद्धांत, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो सबसे पहले जो ये जो क्वांटीकरण शब्द है उसका मतलब समझे, है ना। तो क्वांटीकरण शब्द का मतलब होता है कि किसी है ना, किसी राशि की मात्रा निर्धारित करना, उसे हम बोलते हैं क्वांटीकरण, जो है ना। जैसे उदाहरण के लिए जो ऐसे हम ऐसे कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक है ना चौक का बॉक्स है। ओके, तो हम इसमें मात्रा, इसमें हम क्या कर देंगे, ठीक है, चौक भरते चलेंगे इस तरह से। तो इसमें जो चौक आएंगे वो एक निर्धारित मात्रा में ही आएंगे, है ना, जैसे 50 आएंगे, 100 आएंगे। तो इसमें कम से कम कितने क्या आएंगे, चौक हम भर सकते हैं, ठीक है। उस चौक की मात्रा को निर्धारित करने की क्रिया को हम बोलेंगे क्वांटीकरण, है ना, चौक की संख्या का क्वांटीकरण, ठीक है। मतलब ये क्वांटीकरण शब्द का मतलब हमने समझा। क्वांटीकरण शब्द का मतलब मात्रा का निर्धारित करना या परिमाणीकरण करना, है ना, निर्धारण करना सामान्य शब्दों में। ओके, अब यहाँ पर है ना आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से मतलब क्या है। तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत हमें ये बताता है कि किस वस्तु पर आवेश कितना आ सकता है, उसमें कितना आवेश निहित हो सकता है, ठीक है। ये हमें क्वांटीकरण के नियम से पता चलता है। जैसे उदाहरण के लिए जो हमारे पास एक वस्तु है ना, तो इस वस्तु पर अगर हमें आवेश उत्पन्न करना है, तो आवेश उत्पन्न करने के लिए जैसे मान लो इस पर हमें धन आवेश देना है, तो धन आवेश देने के लिए हम क्या करेंगे, इस वस्तु में से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो कितना आवेश निकाल सकते हो, है ना, कम से कम उसमें से क्या कर सकते हो,
आवेश देने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो आप? एक इलेक्ट्रॉन, है ना, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, या 4 इलेक्ट्रॉन, या 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब आप ऐसा कोई आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते वस्तु से, है ना, या आप उस पे 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं निकाल सकते। मतलब अगर आप इस वस्तु पर क्या देना चाह रहे हो आवेश, तो ज्यादा से ज्यादा आप उससे कम से कम क्या निकाल सकते हो? 1 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवा सकते हो। तो 1 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवाना मतलब कितना धन आवेश आ जाएगा उस पे? 1 इलेक्ट्रॉन के धन आवेश के बराबर का आवेश आ जाएगा, है ना। या अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो कितना आवेश आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन के धन आवेश के बराबर, है ना। या 3 इलेक्ट्रॉन के, इस तरह से, है ना, इस तरह। या ऐसा लिख दे, कितना आएगा कम से कम? 1.6 गुणित 10 की घात -19, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना धन आवेश होता है? 1.6 गुणित 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋण आवेश होगा, उतना ही इस पर एक धन आवेश आ जाएगा। तो अगर हम इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इस पे कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश के बराबर इस पे धन आवेश आ जाएगा, है ना। या फिर कितना आवेश आएगा? इसका दुगना, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम, है ना। कूलाम भी मात्रा भी लिखते थे और मात्रक भी। या फिर इसका तिगुना, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर अगर आवेश आएगा, तो ध्यान देना, आवेश की मात्रा कितनी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, या 2 इलेक्ट्रॉन के, 3, 4, 5, 6, है ना, 7, ऐसा। मतलब इस पर जो आवेश आएगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उस 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के कौन सा गुना जाएगा? पूर्ण गुणज, है ना। कैसी संख्या जा रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कौन सी संख्या बोलते हैं हम इसको? पूर्ण गुणज है ना। तो अगर इस वस्तु पर आवेश हम दे सकते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसके पूर्ण गुणज के बराबर ही दे सकते हैं। या तो यहाँ 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, है ना, या कितने भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ इसके बदले क्या लिख सकते हैं? n। आया समझ में? मतलब किसी वस्तु पर अगर आवेश होगा, है ना, तो वो कैसा होगा? चलिए यहाँ लिख देते पहले। ये क्या है? आवेश की मात्रा है किसी वस्तु में। n क्या बता रहा है हमको, है ना। n क्या बता रहा है? यहाँ ये पूर्ण गुणज बता रहा है। ओके, मतलब ये एक संख्या होगी, पूर्ण गुणज संख्या, इंटीजर होगी इसको बोलो, है ना, पूर्णांक होगी, पूर्ण संख्या होगी। ओके, फिर E क्या है यहाँ पर? E मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक आवेश, है ना। या क्या बोल सकते हैं? यही प्रकृति में आवेश की न्यूनतम मात्रा है। तो क्या समझ में आया हमको यहाँ पर कि किसी वस्तु पर अगर आवेश रहेगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है इलेक्ट्रॉनिक आवेश के हमेशा क्या रहेगा? पूर्ण गुणज रहेगा। हम किसी भी वस्तु पर, है ना, इतना आवेश, कितना 1.5 E ऐसा आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते। हम उस पर 1 E उत्पन्न कर सकते हैं, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 2 E उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब 1.5 E इतना आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते, है ना। यहाँ 1.6 गुणित 10 की घात -19 कर सकते हैं, उसका दुगना कर सकते हैं। इसका ऐसा नहीं कर सकते, हम इसका इतना कूलाम आवेश वस्तु पर उत्पन्न नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहेगा जो हमारा क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या बताएगा कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा आएगी तो कितनी आएगी, ये क्वांटीकरण के सिद्धांत से पता चलता है। तो क्या परिभाषा बन गई इससे? किसी वस्तु पर निहित, है ना, या प्रकृति में आवेश हमेशा कैसा मिलेगा? प्रकृति में आवेश सदैव इलेक्ट्रॉनिक आवेश या आवेश की न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणज होगा या रहता है ना। तो यही हमने लिखा है, जो आवेश के क्वांटीकरण के नियम अनुसार प्रकृति में आवेश सदैव एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज
होता है या पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित रहता है जो। ओके, और इसकी इक्वेशन हम बना दें यहाँ पर, है ना, समीकरण बना दिया हमने इसका, आवेश Q बराबर, ठीक है, प्लस माइनस एन ई, मतलब यहाँ प्लस माइनस क्या दर्शा रहा है, इतना आवेश या तो धन होगा या इतना आवेश ऋण होगा, है ना, तो ये प्लस माइनस ई लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गई जो इसकी समीकरण, क्वांटीकरण के सिद्धांत का समीकरण ये, ठीक है, जहां पर n क्या है, जहां n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, n पूर्ण गुणज रहेगी 3 4 ऐसा, है ना, इसे हम लिखेंगे, ये किसको दर्शा रहा है, ठीक है, ये किसको दर्शा रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शा रहा है। ओके, चलिए फिर ई तो मालूम है, ये इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना, ये जो संबंधित पद है, ठीक है। और क्यू यहाँ पर क्या है, आवेश की मात्रा है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, हम ऊपर लिख चुके ये। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पर यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या को या पूर्ण संख्या को दर्शाएगा, ई ये इस नियतांक को दर्शाएगा, आवेश की मात्रा, है ना, ठीक है। और हमेशा याद रखोगे जो ई है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसे हम क्या क्या नाम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, ये हमारा क्या है, ई क्या है, यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश, या इसे, है ना, क्या भी कौन सा आवेश भी बोलते हैं, सभी नाम याद रखना, मूल आवेश, या इसे कौन सा आवेश भी बोला जाता है, प्रारंभिक आवेश, है ना। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसे हम मूल आवेश, प्रारंभिक आवेश कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति में अगर आवेश की मात्रा अगर होगी किसी वस्तु पर, धन या ऋण आवेश होगा, है ना, तो उस आवेश की मान की शुरुआत 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से ही होगी, इससे कम आवेश नहीं हो सकता, है ना। किसी हमने कहा कि किसी वस्तु पर 1.3 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश है। ओके, तो ये हम गलत कह रहे हैं, किसी वस्तु पर 1.6 इससे कम आवेश आ ही नहीं सकता, क्योंकि आवेश की जो मात्रा है वो आवेश की मात्रा, है ना, आवेश की गिनती जो कहाँ से शुरू होती है, इतने मान से ही होती है ना, जैसे हमारी गिनती शुरू होती है 1 से, है ना, वैसे ही आवेश की शुरुआत इस मान से होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इससे कम आवेश संभव नहीं है। और इसका, है ना, इसका भिन्नात्मक रूप भी वो संभव नहीं, भिन्नात्मक मतलब इसका भिन्नात्मक गुणज भी संभव नहीं, भिन्नात्मक मतलब दशमलव वाला गुणज इसमें संभव नहीं, पूर्ण गुणज ही रहेगा इसका आवेश। ओके, तो ये रहा हमारे पास आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, है ना। और इस पर कुछ संबंधित हम उदाहरण देखते हैं जो, ठीक है, जैसे, है ना, यहाँ चलो इस पर आधारित कुछ उदाहरण देख लें। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको निकालना है ना, मतलब यहाँ पर हमने क्वांटीकरण का सिद्धांत पढ़ लिया, जो समझ लिया। ओके, और अब इसका गणितीय रूप से उसका समीकरण भी समझ लिए, अब इसका गणितीय रूप से भी हम उपयोग करते हैं, है ना, इसको, इस इक्वेशन को गणितीय रूप से हम यूज करते हैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, है ना। तो इसका उपयोग क्या है, इस समीकरण का उपयोग हम दो चीजें ज्ञात करने के लिए करते हैं, है ना, आवेश की मात्रा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब या तो हमको ऐसा बोला गया होगा जो कि एक वस्तु पर है ना 1 कूलम 2 कूलम आवेश है, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, या एक वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉन है तो उस पर आवेश कितना होगा, ऐसा, है ना। चलो हम ये उदाहरण नहीं ले रहे हैं, मतलब इससे संबंधित कुछ गणित हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 कूलम आवेश में हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, मतलब हमारे पास इसी का हम उपयोग करेंगे। तो Q का मान हमारे पास कितना दिया है, ठीक है, Q का मान 1 कूलम, आवेश मतलब 1 कूलम दिया है ना, और हमें निकालना है E का मान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है ना। तो अब हम इस समीकरण का उपयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत से आवेश Q बराबर होता है NE, है ना।
तो यहाँ से ई का मान, एन का मान निकालना है, एन हो जाएगा क्यू बटे एन हो जाएगा क्यू बटे ई। ओके, इस समीकरण है ना ये। तो फिर क्यू का मान हमको दिया है, कितना दिया है 1 कूलम। ओके, और ई का मान हमको मालूम है, ज्ञात है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। ये अगर इसका भाग दे रहे हो तो आप 1 में 1.6 का, तो इसका मान आता है 6.25 × 10⁻18। ओके, ये मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी आई। अगर हम क्या बोले कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने, या इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश मिलकर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का आवेश मिलकर, ठीक है, क्या बनाएंगे, एक कूलम आवेश बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसको हमेशा याद रख लो। ठीक है, इस मान को हमेशा याद रखो, हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, कितनी होती है 6.25 × 10⁻18, है ना, होती। ओके, इस बात को ध्यान रखना होगा हमेशा। ये हमारा, और इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है ना, मतलब इसमें हमारे 2 ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाते हैं, है ना। चूज द करेक्ट आंसर में इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस में आता है। ठीक है, और एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होती है ना। अब इसी तरह से तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण देख ले हम। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर, ठीक है, 80 माइक्रो कूलम, ठीक है, ऋणात्मक आवेश है, क्या है 80 कूलम माइक्रो कूलम ऋणात्मक आवेश है, तब, ठीक है, वस्तु पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है ना। मतलब हमको ये मालूम है कि किसी वस्तु पर ऋण आवेश है, तो किसी वस्तु पर ऋण आवेश अगर होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। तो हमको वही बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन, अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तब जब आवेश कितना है 80 माइक्रो कूलम, मतलब हमको यहाँ आवेश दिया है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है ना। तो जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने, क्या दिया है हमारे पास, आवेश कितना दिया है 80 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब 80 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, ये कूलम का सिंबल लिखा हमने C। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हुआ उसका सिंबल, है ना। अब हमें n निकालना है, तो यही समीकरण है हमारे पास, n बराबर Q/E से, है ना, भाग दे दोगे उसको तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 × 10⁻⁻6 और बटे में 1.6 × 10⁻⁻19, है ना, वो कूलम से कूलम भी कट जाएगा। अब यहाँ पर इसको भाग दे देते हो तो क्या हो जाता है n Q/E। डायरेक्ट लिख सकते हो, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या होगा। चलिए इसको क्या मान लो 16, है ना, ये 1.6 है, तो 16 से कितने बार कटता, 5 बार, 16 पंजे 80, लेकिन वो 1.6 है तो कितने बार कटेगा 50 बार, है ना। तो ये कितने बार कटे, क्या हो गया 50, 1.6 से 80 कितने बार कटा 50 बार। ठीक है, अब 10⁻⁻6 और 10⁻⁻19, ये ऊपर आके क्या हो गया प्लस, तो 10⁻19, है ना, ये कितना हो गया 10⁻, अगर आप इसको पूरा लिख दो 50, तो ये 10⁻13 बचेगा, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे, n बराबर कितना 5 × 10⁻14, तो इतने इलेक्ट्रॉन उस पर आएंगे, है ना। ये अब इससे संबंधित हम, और जैसे हमको ऐसा पूछा जाए तो कि क्या हम किसी वस्तु पर, है ना, किसी वस्तु पर, अब रफली समझ लेना, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या हम
किसी वस्तु पर 2.2 गुणित 10 की घात माइनस और 10 की घात 18, ठीक है, कूलम आवेश, या यहाँ 19 लिख दो, -19 कूलम आवेश दे सकते हैं क्या, है ना। क्या हम किसी वस्तु पर इतने कूलम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं या इतने कूलम आवेश हम उस पर दे सकते हैं क्या, ये हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे इसमें, तो इसमें जो हमको इतना आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। मतलब इस समस्या, इस तरह के प्रॉब्लम के लिए भी हम ये उपयोग करेंगे। क्या पूछा गया हमसे कि किसी वस्तु पर इतना आवेश देने के, क्या हम उस पर दे सकते हैं या इतना आवेश देना संभव है या नहीं है ना। तो हम इसको कैसे चेक कर लेंगे कि इतना आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो Q/E से, है ना। तो कितना आवेश बोला गया हमको, 2.2 गुणित 10 की घात -19, है ना। और E का मान 1.6 गुणित 10 की घात -19, ये कैंसर, n बराबर इससे भाग दोगे 1.3 समथिंग आएगा, है ना। तो क्या समझ में आया हमको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकली हमारे पास, इतना आवेश देने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 1.3। अब हमें मालूम है कि हम क्या इलेक्ट्रॉन इतने दे सकते हैं, हम किसी भी वस्तु पर 1 2 3 4 5 इतने इलेक्ट्रॉन ऐसे दे सकते हैं, है ना। आधा इलेक्ट्रॉन 1.3 ऐसे इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते। तो इसका मतलब हम किसी वस्तु पे इतने इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते या उसे निकाल नहीं सकते, तो हम इतना आवेश नहीं दे सकते। मतलब हम किसी वस्तु पर इतना आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते, या आवेश उत्पन्न करना संभव नहीं है। फिर इसी तरह अगर हमको और बोला जाए कि क्या हम, है ना, इतना आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, कूलम आवेश, ठीक है, दे सकते हैं क्या, ओके, क्या हम किसी वस्तु को इतना आवेश दे सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही चेक करते हैं, Q/E से 4.8 गुणित 10 की घात -19, यहाँ पर क्या जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात -19, ये कैंसर, n बराबर क्या हो गया 4.8, है ना। ये 16 या 48, कितने बार कटेगा, 3 बार, है ना। तो हम उस पर कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसका मतलब ये आवेश देना संभव है। तो इस तरह की समस्या के लिए भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो है ना, इन क्वांटीकरण के सिद्धांत के समीकरण का उपयोग करके इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पर, है ना, ये आप रफ लिख दो समझने के लिए बस, ठीक है। कि एक और उदाहरण, है ना, ये भी किसी वस्तु से 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रति सेकेंड, इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड निकाले जाते हैं। तब वस्तु पर एक कूलम आवेश आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। एक और, जैसे हमारे पास कोई वस्तु है, तो इस प्रकार, है ना, इसी पर आधारित एक प्रश्न ले रहे हैं। एक वस्तु है और इस वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं, कितने 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड निकाल रहे हैं। मतलब 1 अरब इलेक्ट्रॉन, जो 1 अरब इलेक्ट्रॉन की मात्रा, मतलब हर सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं लगातार, कंटिन्यूअसली। तो एक कूलम आवेश आने में कितना समय लगेगा, वो हम इसी तरह से उसे निकालेंगे, है ना। तब देखना हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले तो हम निकालेंगे कि 1 सेकेंड में कितना आवेश निकल रहा है ना, 1 सेकेंड में कितना आवेश निकल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, n है 10 की घात 9, ओके, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है हमारे पास 10 की घात 9, है ना। और Q कितना दिया है, यहाँ कितना पूछा गया, कितना आवेश आने में
1 कूलम। ओके, तो पहले हम निकालते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में उत्पन्न आवेश, वस्तु पर कितना समय लगेगा आवेश उत्पन्न होने में ना, 1 सेकेंड में ऐसा लिखिए, तब वस्तु पर 1 सेकेंड में उत्पन्न आवेश, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 1 सेकेंड में, यही सूत्र से क्वांटीकरण के, Q बराबर है ना n E से, तो Q का मान हो गया हमारे पास, Q बराबर n E, Q आ गया n का मान 10 की घात 9 1.6 गुणित 10 की घात -19 है ना, ये समीकरण से लिखा फिर, ठीक है, कूलम। तो Q बराबर कितना आ गया हमारे पास, Q बराबर आ गया 1.6 10 की घात -19 और ये 4 की घात +9 है ना, वो ये घातें कैंसिल हो जाएगी तो है ना घड़े आएगी, तो 10 की घात कितनी बचेगी -10, यहाँ क्या बचेगा 10 की घात -10 कूलम बचेगा। ओके, ये मतलब 1 सेकेंड में इतना आवेश आया। समझना, जो ये एग्जाम्पल हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे थोड़ा सा हम आगे एक चीज और समझने वाले हैं, इसलिए ये उदाहरण हमने लिया है ना। अब 1.6 इतना आवेश आएगा कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः 1.6 गुणित 10 की घात -19, ठीक है, कूलम आवेश, ठीक है, उत्पन्न होने में लगा समय, ठीक है। कितना है यहाँ पर 1 सेकेंड है ना, क्या लिख सकते हो, तो हम 1 सेकेंड लिख सकते हैं, है ना। ये मतलब ये बात को हमने ऐसा लिखा, हमने लिखा 1 सेकेंड में उत्पन्न आवेश कितना है, इतना, ये 1.6 गुणित 10 की घात -19 में -10 कूलम आवेश उत्पन्न होने में कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड। ओके, या आप उसको ऐसा लिखो ना, या ऐसा लिखो 1, ठीक है, कितना आवेश उत्पन्न होने में 1.6 गुणित 10 की घात -10 कूलम। तो हमें कितना आवेश उत्पन्न होने में समय निकालना है ना, कितना आवेश, 1 कूलम आवेश, तो यहाँ 1 कूलम आवेश उत्पन्न होने में लगा समय, ठीक है, कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा, जो 1.6 गुणित 10 की घात -10 कूलम आवेश उत्पन्न होने में कितना समय लगा है, 1 सेकेंड। तो 1 कूलम आवेश उत्पन्न होने में कितना समय आ जाएगा, यहाँ वो यूनिट रूल लगेगा, है ना, ये आ जाएगा 1/1.6 गुणित 10 की घात -10 सेकेंड, है ना, इतना सेकेंड यहाँ समय लगेगा। ओके, कितना आ गया हमारे पास, 1.6 गुणित 10 की घात -10 सेकेंड, ठीक है। अब आप उसको क्या कर दो, भाग दे दो, है ना, 1 कूलम आवेश उत्पन्न होने में लगा समय, ठीक है, कितना आ गया, इसको भाग दोगे तो आएगा 6.25 गुणित 10 की घात 9, इतना आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ 6.25 गुणित 10 की घात 9 सेकेंड, है ना। ये अभी ये समझ जाना, 1.6 से भाग दोगे, फिर ये 10 की घात -10 ऊपर आके +10 हो जाएगा, गुणा भाग करने के बाद ये आंसर बचेगा, है ना। अब यहाँ 1 कूलम आवेश उत्पन्न होने में लगा समय इतना है, समय को हम किससे दर्शा दो, t से, समय t से दर्शा देते हैं। तो ये सेकंड में मान आया, इसको हम है ना साल में बदलते हैं, है ना, साल में। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने इसको साल में बदल दिया कि कितने साल लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर साल में बदलने के लिए क्या क्या करते चलेंगे, ये काय में किस में मान है, सेकंड में, तो पहले मिनट में बदलो, तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए किससे भाग दे देते हैं, 60 से, ये आ गया मिनट में। अब मिनट से घंटे में बदलने के,
तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं? 60 से, है ना। अब ये घंटे में आ गया। अब घंटे को दिन में बदलना है तो किससे? 24 से भाग दे देंगे ना, है ना। एक दिन में 24 घंटे, तो 24 घंटे से भाग दे देंगे तो क्या पता चल जाएगा? दिन में आ गया ये। ओके, अब साल में निकालना है तो इसको फिर 365 दिन से भाग देगा तो ये आ गया साल में। तो t बराबर आ जाएगा हमारे पास लगभग 200 साल, है ना। ये साल में या वर्ष लिख दो, है ना। ये इतने वर्ष। क्या समझ में आया आपको? कि किसी वस्तु पर आप अंदाजा लगाओ एक कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 10⁹9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड निकल रहा है ना। 10⁹9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड मतलब 1 अरब इलेक्ट्रॉन। 1 अरब इलेक्ट्रॉन कोई कम इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना। वो भी हर सेकेंड निकलते जा रहे हैं, लगातार हर सेकेंड निकलते जा रहे हैं, है ना। तो वो 200 साल तक अगर इतने इलेक्ट्रॉन हम हर सेकंड निकालते रहे तो एक कूलाम आवेश आने में कितना समय लगेगा? 200 साल। ये आप अंदाजा लगा सकते हो। एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश है ना। ध्यान में रखना, एक कूलाम आवेश कैसा आवेश है? बहुत बड़ा आवेश की मात्रा है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये एक वस्तु है ना, और इस वस्तु पर स्थिर वस्तु है, इस पर हम 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करना चाह रहे हैं तो हमें उसे 1 कूलाम आवेश निकालने के लिए 10⁹9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड अगर निकाले तो 200 साल लग जाएंगे इस पे। मतलब अगर हम कहते हैं कि हमारी इस वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है तो ये सिर्फ हम काल्पनिक बात कर रहे होंगे, है ना। 1 कूलाम काल्पनिक बात, है ना। तो चलिए वो हम आगे समझेंगे। तो आवेश संरक्षण का नियम हो गया, आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत हो गया, और उस पर आधारित कुछ प्रश्न हमने देखे यहाँ पे। तो ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है जो क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है, इसका समीकरण लिखिए। तो ये परिभाषा और ये समीकरण लिखा है ना। और इस पर हमारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। जैसे इस पर एक हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि 80 माइक्रोकूलाम आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, या 80 माइक्रोकूलाम धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी कम होगी। मतलब आप हमेशा याद रखो कि आवेश या इलेक्ट्रॉनों की संख्या संबंधित कुछ प्रश्न है तो सीधे क्या लगा देना है? क्वांटीकरण के सिद्धांत के समीकरण। इससे बाकी गुणा भाग तो हमको सब आता है। और इसमें याद रखने वाली बात, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 6.25 × 10⁸18। क्वांटीकरण का सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट है, और इन पर ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। तो ये चूज द करेक्ट आंसर में इसकी वो ऐसा क्वेश्चन दे देता है और 4 में से एक ऑप्शन पूछता है। तो कैसे निकालोगे? निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। मात्रा और आवेश कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे चलिए, है ना, नोट कर लीजिए। ओके, तो अब हम बच्चों यहाँ पर देखते हैं आवेश की विशेषताएं, है ना। तो उसकी कुछ सामान्य विशेषताएं हम देख रहे हैं। जैसे हमने छोटी कक्षाओं से ही पढ़ा है कि जो आवेशित कण है ना, अगर किसी वस्तु पर आवेश आ जाता है तो वो एक दूसरे पर बल लगाने लग जाते हैं ना। तो आवेश एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, और वो बल आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है, निर्भर करेगा आवेशों के प्रकार पर। जैसे यदि सजातीय आवेश हो, सजातीय आवेश से मतलब जैसे दोनों धनात्मक हो, है ना, या दोनों ऋणात्मक हो, तो उनके बीच में जो लगेगा वो कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, है ना। शॉर्ट में इसे लिख दे रहे हैं। और विजातीय आवेश हो, ठीक है, इसको बिंदु बना के लिख सकते हैं। सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। और विजातीय आवेश हो, जैसे एक धन हो एक ऋण हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो होगा आकर्षण बल। ओके, फिर नेक्स्ट जो अगला है, आवेश एक अदिश राशि है ना। आवेश एक अदिश राशि है, हमें बताइए अदिश राशि किसे कहते हैं? जो दिशा पर निर्भर नहीं करती, है ना, और है ना, केवल परिमाण पे निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश को जो हम सदैव, ठीक है, किसके साथ उपयोग करेंगे? चिन्ह के साथ। मतलब ध्यान रखें, जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा मुझे यहाँ पर एक वस्तु है, ओके, और इस वस्तु से हमने, है ना, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए। हमने कहा कि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने उसके इस भाग से निकाल लिए, है ना। यहाँ इसको इस भाग को ऐसे अलग करा, यहाँ रगड़ा ऐसे इस वाले को, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन छूट गए, है ना। तो इस पर यहाँ कितना आवेश आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव आवेश आ गया, ठीक है।
तो अगर हम इस वस्तु पर आवेश कहेंगे तो कितने आवेश कहेंगे, 2e आवेश कहेंगे, है ना। या फिर अगर हम यहाँ से आवेश निकाल ले इस बिंदु से, तो यहाँ पर भी आवेश 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल लें तो हम कहेंगे इस वस्तु पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश आया है। तो चाहे हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहे हो तो भी हम इतने ही आवेश कहेंगे, या यहाँ से निकाल रहे हो तो भी हम इतने ही आवेश कहेंगे। मतलब इस बात से निर्भर नहीं करेगा आवेश किस दिशा से वस्तु से निकाले गए हैं या किस दिशा से उसको दिए गए हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा से उस पर आए हैं, कौन सी दिशा से निकले हैं, इलेक्ट्रॉनों की इस दिशा के, है ना, स्थानांतरण की दिशा पर आवेश की मात्रा निर्भर नहीं करेगी, है ना। या दूसरा एक तरीका देखिए, जो जैसे एक चालक है हमारे पास, है ना, इस चालक में, ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा क्यों प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉनों के, है ना, प्रवाह के कारण प्रवाहित होती है। तो हमने कहा था यहाँ पर कि इस चालक में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले ए से बी की ओर गए, तो धारा का मान होता है आवेश बटे समय, है ना। तो इसमें धारा कितने इलेक्ट्रॉनों की बनी, 2 इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। तो धारा का कोई ना कोई एक मान आया होगा, ठीक है। अब हमने कहा मतलब कितनी धारा बनी यहाँ पर, I1, ओके। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन अगर इस चालक में, यही आवेश इस चालक में इधर प्रवाहित होता है, ओके, इधर से इधर, तो अब हम कहेंगे कि इस आवेश ने कितनी धारा बनाई है, तो तब भी हम कहेंगे इतनी ही धारा बनी। मतलब यहाँ आवेश की धारा इस बात पे निर्भर नहीं करेगी कि आवेश किस दिशा में जा रहा है यहाँ पर, है ना। मतलब एक पर्टिकुलर समय की बात करें कि अगर एक समय में 5 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो उतनी ही धारा बनेगी, और 5 इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आ रहे हैं तो वही उस स्थिति पे उस जगह पर उतने समय में सेम धारा बनेगी। मतलब आवेशों की दिशा, मतलब आवेश से संबंधित जो राशियां है ना, ठीक है, वो दिशा पर निर्भर नहीं करेगी। मतलब इस तरह से जो केवल आवेश पर निर्भर करने वाली राशियां है ना, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ एक वही कि आवेश एक सदिश अदिश राशि है, ठीक है। और जब भी हम आवेशों को नोट करेंगे तो आवेशों को जो सदैव किसके साथ दर्शाया जाएगा, चिन्हों के साथ दर्शाया जाएगा। धन आवेश को हम धन ई लगा कर लिखेंगे, जैसे धन पॉजिटिव 2 कूलम है तो ऐसा लिख देंगे, है ना, और ऋण है तो ऋण ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो सदैव चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, लेकिन कब चिन्हों के साथ लिखा जाएगा वो बात भी ध्यान रखें। यदि आवेश एक सदिश राशि की तरह उपयोग हो रहा है, एक सदिश राशि के समीकरण में आ रहा है, तो हम यहाँ पर आवेश को कैसे किसके साथ लिखेंगे, चिन्ह के साथ। अब कैसे, तो समझना जो आगे चल के, ठीक है। हम यहाँ पर एक भौतिक राशि पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, मतलब ये हम आगे समझते चलेंगे सब। अब इसे एक कंफ्यूजन आगे हमको होता है ना, आवेश के चिन्ह से संबंधित, आवेश के चिन्ह से संबंधित हमको एक कंफ्यूजन होता है, उसको दूर करने के लिए तो ये बात मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1 ये K नियतांक है ना, Q अपॉन R स्क्वायर, ये एक आवेश उसका सूत्र होता है ना। तो जहाँ Q क्या है, जहाँ Q क्या है, आवेश है ना। तो आवेश किसी भी तरह का हो, धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, वो क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, है ना। तो हमने लिखा धन आवेश Q आवेश का विद्युत क्षेत्र। तो धन Q आवेश का विद्युत क्षेत्र हम क्या ही लिखेंगे, मान लो इसको E ऐसा लिख देते हैं, K Q R स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये सदिश है तो हम दिशा इधर अलग से लिख देते हैं ना, और माइनस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र। तो माइनस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र, मान लो कि समान दूरी पर निकाल रहे हैं, आवेश का मान समान है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पर Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर हम बिंदु P पर क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र। तो चाहे यहाँ धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, ठीक है, उनका मान सदैव कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र भी K Q R स्क्वायर आएगा, है ना, ऐसा, ओके। मतलब ऋण के कारण, यहाँ ऋण के कारण भी हमने ऋण नहीं लगाया, यहाँ धन के कारण यहाँ धन तो लगाने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी समझ में आता है ना। अब ये तो हुआ विद्युत क्षेत्र,
ठीक है। अब इसी तरह हम विद्युत विभव पढ़ेंगे इसी के दूसरे चैप्टर में, है ना। तो विद्युत विभव हम पढ़ते हैं। तो विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश। अभी सब हम वहाँ पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होगी विद्युत विभव क्या है ना। ये अदिश राशि। तो इसका समीकरण होता है V बराबर K Q/R। ये इसका समीकरण है, जहाँ Q होगा आवेश, R होगी दूरी, K होगा नियता, है ना, मतलब ठीक है। अब चलो हमने यहाँ Q आवेश का विद्युत क्षेत्र था, ओके। Q आवेश, धन Q आवेश का विभव, ओके, विभव लिखा हो शॉर्ट में। तो इसका विभव V K Q बटे R, यहाँ धन लगाएंगे, ओके, और माइनस Q आवेश का विभव। तो ये V माइनस K माइनस Q/R। क्या अंतर दिखा? यहाँ जो देखना, यहाँ हमने धन Q आवेश का विद्युत क्षेत्र लिया, कैसे समझना, यहाँ पर ठीक है, ये कोई आवेश रखा है इस बिंदु पे, इससे R दूरी पर, ठीक है, आवेश है। तो ये आवेश इस R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और विभव, दोनों चीजें उत्पन्न करेगा, है ना। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र हम यहाँ लिख रहे हैं। जैसे मान लो ये ऋण आवेश, ओके। तो ऋण आवेश में हम विद्युत क्षेत्र लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे Q/R²। विभव लिखेंगे तो हम लिखेंगे K माइनस Q/R²। अब यहाँ एक कंफ्यूजन कि हमने विद्युत क्षेत्र में ऋण क्यों नहीं लिया, विभव में ऋण क्यों नहीं लिया, विभव में ऋण लिया, यहाँ एक कंफ्यूजन आता है। तो जब हम ये दोनों सूत्र पढ़ेंगे तो हम, है ना, हमेशा जो बच्चे यही पूछते हैं क्वेश्चन यही कि हमने इस सूत्र में यहाँ धन क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया, है ना, यहाँ ऋण क्यों लिया। तो उसका क्या आंसर है, ये किस आवेश यहाँ किसकी तरह उपयोग है, कौन सी राशि में आ रहा है, अदिश। तो आवेश जब भी अदिश राशि में आएगा, है ना, वहां उसके साथ क्या लगाना है, हमको चिन्ह लगाना है। और जब वो अदिश में नहीं आएगा, सदिश नियमों में आए, सदिश क्या राशि में आएगा, ठीक है, तो वहां पर फिर हम उसका चिन्ह नहीं लगाएंगे। इससे भी इतना ध्यान रखना है। तो मतलब जहाँ आवेश सदिश की तरह उपयोग होने वाला, अदिश की तरह उपयोग होने वाला है, अदिश राशि में आ रहा है, तो चिन्ह लगाया जाएगा उसका। और सदिश राशि के समीकरण में आ रहा है, तो सदिश राशि के समीकरण में वो सदिश नियमों के अनुसार जुड़ेगा, तो फिर हम आज चिन्ह का उपयोग नहीं करते। चिन्ह का उपयोग कहाँ करते हैं, जहाँ वो अदिश नियमों के साथ जुड़ रहा होगा, घट रहा होगा, ओके ओके। चलो फिर अगला है आवेशक योज्य राशि, है ना, आवेशक योज्य राशि। योज्य राशि का मतलब जो जुड़ने वाली राशि, ओके। तो किसी वस्तु पर जैसे बहुत सारे आवेश है ना, ये हमने कहा जो इस तरह से कि कोई वस्तु है, उसके अलग अलग बिंदुओं पर कहीं पर +2 Q आवेश है, कहीं पर 3 Q आवेश है, कहीं पर 1 Q आवेश है ना, Q लिख दिए है, ठीक है, और कहीं पर 2 Q ऐसा आवेश है, ओके। तो इस पर यहाँ हम कहेंगे, मतलब उसकी इस बिंदु पर जो आवेश फैला हुआ है वस्तु पर, है ना, वस्तु के अलग अलग बिंदुओं पर हमने आवेश दिया। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ से हमने वस्तु के बिंदु A से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, है ना, तो इस पे कैसा आवेश आ गया, वेग। और कुछ अलग जैसा कोई भी मान लो जो, है ना, कुछ अलग पदार्थ है जिसपे आवेश अलग अलग बिंदुओं पर रह सकता है, ऐसा बोल रहा है। B पर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाल ली, तो यहाँ कैसा आवेश आ गया, बिंदु B पर धन आवेश। अब हमने C पर इलेक्ट्रॉन दे दिए बाहर से, ये इलेक्ट्रॉन आ गए, तो C पर जो आवेश आएगा वो कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश, है ना। तो हम एक वस्तु को, कुछ चालक की बात कर रहे हैं ना, चालक पर तो आवेश फैल जाता है, अब हम सब पढ़ेंगे। तो कुचालक वस्तु पर आवेश अगर अलग अलग बिंदुओं पर स्थित हो, है ना, तो इस स्थिति में, ठीक है, उस वस्तु पर आवेश सदैव कैसा बताया जाएगा, जोड़कर। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि वस्तु के बिंदु A पर 2 कूलम आवेश है, या B पर इतना आवेश है, या C पर इतना आवेश। हम सदैव आवेश जोड़कर बताते हैं, ओके। कभी भी आवेश बिंदु के सापेक्ष नहीं बताया जाएगा, अलग अलग बिंदु की, इस बिंदु पर इतना, एक ही वस्तु के, एक वस्तु के लिए ना। तो यहाँ पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, है ना, कुल आवेश, वस्तु पर कुल आवेश जोड़कर बताया जाएगा, योज्य राशि, जोड़ने वाली।
और जुड़ने के लिए किसके नियमों का पालन करती है? बीजगणितीय। मतलब बीजगणितीय मतलब चिन्हों के साथ जोड़ा जाएगा उसको। तो जैसे ये +3q +2q +2q -1q है ना, ये आवेश है हमारे पास। ठीक है, तो कुल आवेश हमारे पास इतना आ जाएगा। ओके, तो कुल आवेश को अगर आप जोड़ दोगे है ना, जोड़ घटाने पे जो भी बच जाएगा, कितना हो गया ये 3 2 5 और 7 और माइनस हो गया 6, तो कितना आवेश है। ओके, ये सिर्फ सिंपल सा एक एग्जांपल होता है इसको समझने के लिए। तो आवेश एक योज्य राशि। ठीक है, फिर अगला है, ये नियम अभी हमने समझे, आवेश संरक्षित राशि है, संरक्षण के नियम का पालन करती है, हर स्थिति में संरक्षित रहेगा। फिर आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। फिर अगला है, किसी वस्तु का आवेश उस वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है ना। मतलब जैसे उदाहरण के लिए जो हमने कहा कि एक वस्तु है, इस पर 5 कूलम आवेश है, धन 5 कूलम, और वस्तु कैसी है? स्थिर है ना। तो वस्तु स्थिर है तो भी उसका आवेश 5 कूलम रहेगा, और अगर वस्तु गतिमान हो जाती है ना, चाहे वो सापेक्षिक वेग से भी गति करती है, सापेक्षिक वेग से गतिमान है, तो इस स्थिति में भी जैसे हमको मालूम है, हम यहाँ गति का आधार पर क्यों बोल रहे हैं कि वस्तु जब गति करेगी सापेक्षिक वेग से, तो सापेक्षिक वेग से उसका द्रव्यमान क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। उसकी ऊर्जा है ना, वही आइंस्टीन के नियम से ऊर्जा किसमें बदलते जाती है? द्रव्यमान में बदलते जाती है। ओके, तो जब वो सापेक्षिक वेग से गति करेगी तो क्या बढ़ेगा? उसका द्रव्यमान बढ़ता है। ओके, द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है, उसकी ऊर्जा किसमें बदलती है? ऊर्जा बदलती है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान अगर बढ़ेगा भी, मतलब उसमें द्रव्यमान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन आएगी, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों की मात्रा बराबर बढ़ेगी, है ना। तो आवेश के मान पे कोई प्रभाव नहीं होगा। तो चाहे आवेश वस्तु स्थिर रहे या सापेक्ष वेग से गति कर रही हो, आवेश से सदैव कैसा बना रहेगा? नियत बना रहेगा, है ना। तो ये रही जो हमारे पास आवेश की कुछ सामान्य विशेषताएं, है ना। चलिए, ओके, तो अब हम देखते हैं आवेश के मात्रक, एसआई पद्धति में और सीजीएस पद्धति में, है ना। तो यहाँ पर जो आवेश का हम फर्स्ट बात कर रहे हैं एसआई पद्धति में मात्रक, तो उसका मात्रक जो है ना, कूलम होता है एसआई पद्धति में, लेकिन कूलम के अतिरिक्त और एक मात्रक होगा जिसको हम धारा के सूत्र से देंगे, है ना। तो आवेश का मात्रक हम धारा के सूत्र से दे रहे हैं। धारा होती है आवेश, ठीक है, धारा का सूत्र हम आगे पढ़ेंगे, जो वैसे छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, आवेश बटे समय। ओके, तो यहाँ से आवेश का सूत्र क्या बन गया? आवेश का, है ना, सूत्र भी है हमारे पास, धारा गुणित समय। ठीक है, और ये गणितीय सूत्र उसका। फिर आवेश का मात्रक किसके बराबर होगा? धारा का एसआई मात्रक, समय का एसआई मात्रक। तो धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया? एम्पियर, है ना। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड, है ना। तो धारा का एसआई मात्रक हुआ एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम इसका ये वाला मात्रक बहुत कम उपयोग करते हैं, और अधिकतम हम इसका कौन सा मात्रक उपयोग लाते हैं एसआई पद्धति में? कूलम मात्रक ज्यादा बोल के चलते हैं ना। कूलम वैज्ञानिक का नाम है, और उसका चिन्ह जो है जो कैपिटल सी लिखा जाता है ना। चिन्ह में अगर दर्शाएंगे तो कैपिटल सी, है ना। ये कूलम वैज्ञानिक का नाम है उसके आधार पर। ठीक है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक हम बोलेंगे कूलम, और दूसरा है एम्पियर इनटू सेकेंड। अब एक कूलम आवेश कितना बड़ा होता है ना। एक कूलम कितना आवेश होता है? तो हम यहाँ पर एक कूलम आवेश की परिभाषा देखते हैं, है ना। यहाँ पर एक कूलम आवेश, क्या उसकी परिभाषा। ओके, तो पहले तो परिभाषा देखें कैसे परिभाषित करते हैं, फिर उसको हम समझेंगे भी कि वास्तव में कूलम आवेश कितना बड़ा है ना। तो यहाँ इसकी जो परिभाषा है जो उसके सूत्र से हम ले रहे हैं, जैसे कूलम, है ना। कूलम को हम क्या लिख सकते हैं? चलिए, और नीचे लिख रहा हूँ, कूलम, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक एम्पियर, ओ एम्पियर
गुणित सेकेंड, है ना, ये उसका सूत्र है। अब हमको किसकी परिभाषा देना है, एक कूलाम की, तो यहाँ एक, तो ये भी एक ले लेंगे, ये भी एक ले लेंगे, है ना। तो यहाँ एम्पियर क्या था, है ना, एम्पियर था वो जो किसी चालक में बहने वाली धारा, और एक सेकेंड क्या था, समय, मतलब एक कूलाम आवेश कितना बड़ा आवेश है, ठीक है, ऐसे समझो, ये एक चालक है और इस चालक में एक सेकेंड तक कोई आवेश प्रवाहित हो रहा है ना, एक सेकेंड तक कोई आवेश प्रवाहित हुआ और हमने उस चालक में धारा माप ली, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर एक सेकेंड में इसमें आवेश प्रवाहित किया, ओके, आवेश, और जब उसमें आवेश जाएगा तो धारा बनेगी, तो हमने उस धारा को माप लिया, ठीक है, और उस धारा का मान कितना आया, 1 एम्पियर, है ना। तो हम क्या बोल देंगे कि वो जो आवेश होगा वो कितना आवेश ही होगा, 1 कूलाम, मतलब 1 कूलाम आवेश इतना बड़ा आवेश है कि वो 1 सेकेंड में कितनी बड़ी धारा बना दे, 1 एम्पियर धारा बना दे, तो वो भी 1 सेकेंड में, मतलब 1 एम्पियर धारा भी बहुत बड़ी धारा है, जो 1 एम्पियर धारा भी बहुत बड़ी धारा है। जैसे अगर आप उसका अंदाजा इससे लगा सकते हो कि अगर हमें 1 एम्पियर का 10वां भाग भी हमारे शरीर से चला गया, शरीर में चला गया, तो हमारी क्या हो सकती है, तो डेथ हो सकती है, जानलेवा हो सकता है, मतलब 10वां भाग भी, 1/10वां भाग भी, और एम्पियर का 10वां भाग के बराबर भी हमें करंट लग गया, शॉक लग गया, तो हमारे लिए जानलेवा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 एम्पियर धारा कितनी बड़ी है ना। तो 1 एम्पियर धारा, ठीक है, 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रही है, ठीक, 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रही है, कितने, तो 1 सेकेंड में प्रवाहित हो जाए तो वो जो आवेश होगा वो कितना आवेश होगा, 1 कूलाम। जो आवेश, क्या समझे हम, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में कोई आवेश 1 एम्पियर धारा बना दे तो वो आवेश कितना होगा, 1 कूलाम आवेश। तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, सामान्य शर्त, यदि किसी चालक में, है ना, चालक में क्या है, ये 1 एम्पियर क्या है, धारा है ना, और जितने समय तक प्रवाहित हुई, तो यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तब, ठीक है, चालक में प्रवाहित, मतलब कितना आवेश प्रवाहित हो चुका होगा उतने समय में, प्रवाहित आवेश क्या कहलाता है, 1 कूलाम आवेश कहलाता है, ओके, ये है ना, 1 कूलाम आवेश कहलाता है। चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि हमको आगे स्थान मिले। 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, है ना, समझ में आया, मतलब 1 कूलाम आवेश कितना बड़ा आवेश कि 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड में बना देने वाला आवेश 1 कूलाम आवेश होता है, ओके। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से परिभाषा दे, ये हो गई उसकी परिभाषा 1, है ना। फिर परिभाषा 2, कहाँ से, यह वाला, कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश, या हम ऐसा बोल सकते हैं किसी चालक से 1 सेकेंड में, है ना, किसी चालक से 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऐसा, यदि किसी चालक से या ऐसा लिख सकते हो क्या हम, है ना, या ऐसा लिख देते हैं, है ना, हमने पढ़ा इधर 1 कूलाम अभी निकाला था, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश क्या कहलाता है, 1 कूलाम। तो हम ऐसा बोल दें कि किसी चालक से 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए तो चालक में प्रवाहित आवेश कितना कहलाएगा, 1 कूलाम। या ऐसे लिख दे जो सिंपल सा, किसी वस्तु पर, है ना, किसी पदार्थ पर लिख देगा, वस्तु पर, ठीक, 6.25 गुणित 10 की घात 18
ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है, धन, और एक कूलाम आवेश कहलाता है। ओके, मतलब अगर हमें किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश उत्पन्न करना हो, है ना, धन उत्पन्न करना हो तो उससे इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, और ऋण आवेश उत्पन्न करना हो तो इतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, है ना। और इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निकलने में कितना समय लगेगा, जैसे हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो क्या है ना, एक वस्तु है, तो इस वस्तु से हमें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन की क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगी। ओके, कितने आवेश के लिए, एक कूलाम धन आवेश के लिए। अगर एक कूलाम धन आवेश उत्पन्न करना है इस पे, तो हमें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इससे निकालना पड़ेंगे। ओके, तो कितना समय लगेगा एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने में, अभी हमने निकाला। अगर हम उससे 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकाले, आप अंदाजा लगाओ, एक सेकंड में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने में कितने साल लग रहे थे, 200 वर्ष लग रहे थे। मतलब एक कूलाम आवेश कोई कम आवेश नहीं है, तो कोई छोटा आवेश नहीं है, आवेश की बहुत बड़ी मात्रा है ये, है ना। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पास कोई वस्तु है और उस वस्तु से हम 1 अरब इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकाल रहे हैं, है ना, 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकाल रहे हैं, तो हमें उस पर एक कूलाम आवेश लाने में कितना समय लग जाएगा, 200 वर्ष लग जाएंगे, है ना। तो इससे ये सिर्फ हम अंदाजे के लिए, जब हमको फील हो सके कि एक कूलाम आवेश कोई छोटा मोटा आवेश नहीं है, आवेश की ये बहुत बड़ी मात्रा है, ठीक है, हमें इस तरह से, है ना, इतना समय लग जाएगा ऐसे। तो एक कूलाम आवेश आवेश की एक बहुत बड़ी मात्रा है, इसलिए प्रैक्टिस में जो हम आवेश के, ठीक है, अन्य मात्रक एसआई पद्धति, अन्य मात्रक क्या उपयोग में लाते हैं, ठीक है, माइक्रो कूलाम, है ना, जिसका चिन्ह है म्यू सी। माइक्रो कूलाम मतलब 10⁻⁻6 कूलाम। ओके, या है ना, नैनो कूलाम, पिको कूलाम, नैनो कूलाम मतलब NC, नैनो कूलाम मतलब यहाँ होते 10⁻⁹9 कूलाम, है ना। तो इस तरह से हम छोटे मात्रा प्रैक्टिस में उपयोग में लाते हैं, माइक्रो, नैनो, पिको, ऐसे। वो तो हमको मालूम है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, नैनो का मतलब 10⁻⁹9, है ना। फिर इसी तरह से पिको आता है, पिको कूलाम, है ना। तो पिको कूलाम को म्यू सी या PC भी लिखते हैं, है ना, ऐसे। तो ये 10⁻⁻12 कूलाम। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस में, है ना, इसके मात्रक, छोटे मात्रक उपयोग लिखे जाते हैं, कोई डिवाइस पे कितने आवेश आएगा कितना, तो उस पर आपको आवेश इसमें लिखा रहेगा माइक्रो कूलाम में, इसमें, है ना। तो ये ठीक है, मेन तो हमारे क्या है, उसके आवेश परिभाषा को समझना थी एक कूलाम की। तो एक कूलाम अंदाजा दिमाग में रखो, जो एक कूलाम आवेश को हम कैसा आवेश बोलते हैं, ठीक है, इमेजिनरी, है ना, आभासी। इमेजिनरी क्यों, है ना, काल्पनिक आवेश। जैसे हम कह रहे हैं कि हमने इस वस्तु पर एक कूलाम आवेश उत्पन्न कर दिया, तो ये काल्पनिक बात होगी। क्यों, क्योंकि हमें उस पर अगर हम इतने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं 1 सेकेंड में, तो कितने वर्ष लगना है, 200 वर्ष। तो एक कूलाम आवेश उत्पन्न करना एक केवल काल्पनिक बात है, एक छोटी सी वस्तु पर, ठीक है। तो इस तरह से जो एक कूलाम आवेश को कैसा आवेश भी बोला जाता है, काल्पनिक आवेश भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालनी पड़ेगी, 10⁻18 इतने सारे इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये तो सिर्फ याद रखने वाली बात कि एक कूलाम आवेश फील करके चलो दिमाग में, है ना, दिल में, कि एक कूलाम आवेश बहुत बड़ी मात्रा है आवेश की, ठीक है। तो ये हुआ उसका मात्रक जो है ना, एसआई पद्धति में कूलाम और एम्पीयर × सेकेंड, 2 मात्रक। फिर
इसी तरह से उसके सीजीएस पद्धति में, है ना। तो सीजीएस पद्धति में उसके हम दो मात्रक पढ़ते हैं, एक स्थिर विद्युत, ठीक है, मात्रक, स्थिर विद्युत मात्रक जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना इंग्लिश में, और इसको शॉर्ट में किससे दर्शाते हैं, ESU से। ओके, और ये जो क्या होगा, स्थिर कूलाम, ठीक है, क्या मात्रक होगा, स्थिर कूलाम, ठीक है। और दूसरा इसमें विद्युत चुंबकीय मात्रक, दो मात्रक हम पढ़ते हैं, ठीक है, Q, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, यूनिट, और शॉर्ट में हम इसे लिखते हैं EMU, है ना। ओके, और इसे क्या लिखते हैं, एब कूलाम। ओके, तो ऐसा ही पद्धति, सीजीएस पद्धति में दो मात्रक, स्थिर और, ठीक है, विद्युत चुंबकीय। अब ऐसा क्यों, तो एक्चुअल में जो जैसे हम आवेश स्थिर अवस्था में हो तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ऐसे, है ना, और गतिमान अवस्था में आ जाए तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित करेगा। तो आवेश स्थिर अवस्था में भी हो सकता है, गतिमान अवस्था में भी हो सकता है। तो उसी के आधार पर अगर वो गतिमान अवस्था में हो तो अपने साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है, हम पढ़ेंगे आगे। तो इसलिए उस स्थिति में हम उसके कौन से मात्रक उपयोग में लाते हैं, विद्युत चुंबकीय मात्रक जो, ठीक है ना। तो ये हो गए उसके दो मात्रक। अगर आवेश स्थिर अवस्था में हो, केवल स्थिर आवेश, स्थिर अवस्था की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आवेश स्थिर अवस्था की बात कर रहे हैं हम, तो केवल क्या ले, कौन सा मात्रक लेके चलेंगे, स्थिर कूलाम, है ना। और अगर किसमें हो रहा हो, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, गतिमान आवेश की, कि आवेश गतिमान हो हम, ठीक है, गति विद्युत की बात कर रहे हैं। जैसे अभी जो हमारा सेक्शन चल रहा है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो स्थिर वैद्युतिकी से संबंध है। तो इसमें हम जितने भी क्वेश्चन, समीकरण, ये सब देखेंगे उसमें हम ये वाला मात्रक उपयोग में लाएंगे, स्थिर विद्युत। और अगर हम जैसे, है ना, धारा विद्युत की बात करेंगे, गतिमान आवेश संबंधित हो जाएगा, तब उस स्थिति में हम उसके कौन से मात्रक उपयोग में लाएंगे, सीजीएस पद्धति में कौन सा मात्रक लाया जाएगा, एब कूलाम। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं उस स्थितियों में हम कौन सा मात्रक उपयोग में लाएंगे प्रैक्टिस में, स्थिर कूलाम। लेकिन हम पढ़ दोनों रहे, ठीक है, पढ़ दोनों रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हम यहाँ फिर आवेश के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हम उसकी मात्रक यही देख रहे हैं कि दो मात्रक रहेंगे, है ना। ये मात्रक कब से उपयोग में लाया जाएगा, जब आवेश गतिमान हो। धारा विद्युत वाले चैप्टर के बाद से ये वाले आवेश मात्रक लगने लग जाएंगे ना। तो ये हुआ हमारे पास उसके मात्रक, ठीक है। अब कैसे याद रखे, सिंपल सा, जो हमारा SI मात्रक है, SI मात्रक क्या है उसका, कूलाम। तो कूलाम के सामने स्थिर विद्युत मात्रक है तो सिर्फ क्या शब्द लगाना है, स्थिर कूलाम। और विद्युत चुंबकीय मात्रक है तो क्या लगाना है, एब कूलाम। ये हर इसमें होगा, जो हर इसमें, जैसे हम आगे विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, हम आगे और दूसरी राशियों के मात्रक पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे हम विद्युत क्षेत्र का मात्रक पढ़ेंगे, विद्युत विभव का मात्रक पढ़ेंगे, तो इन दोनों के हम दो मात्रक, सीरीज में दो मात्रक पढ़ेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होगा, अगर उसको हम स्थिर विद्युत बताने जा रहे हैं तो उसके सामने क्या लगा देंगे, विद्युत क्षेत्र के SI मात्रक के सामने स्थिर, और विद्युत चुंबकीय के मात्रक के सामने एब। मतलब ये ध्यान में रखिए, ये शब्द आगे जोड़ देते हैं बस SI वाले मात्रकों के सामने, ठीक है। तो कोई भी मात्रक आप उससे बना सकते हो, है ना, अगर आपको SI मात्रक मालूम रहे तो, ठीक है। अब ये हुआ, अब जो फिर इन मात्रकों में संबंध, ठीक है। अगला बिंदु है मात्रकों में संबंध, ठीक है। ये SI और सीजीएस मात्रकों की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, कि देख रहे हैं हम, तुलना करके देख रहे हैं कि कौन सा मात्रक कितना बड़ा है, किससे तुलना लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर 1 कूलाम, ठीक है, 1 कूलाम बराबर है 1/10
एफ कूलाम के, है ना। 1 कूलाम बराबर 1/10 कूलाम। और ठीक है, ये SI कूलाम को एफ कूलाम में लिखेंगे तो 1/10 एफ कूलाम लिखेंगे। और कूलाम को अगर किस में लिखेंगे, 3 × 10⁹ अगर किस में लिख रहे हो, स्थिर कूलाम में, तो 1 कूलाम किसके बराबर होता है, 1 कूलाम होता है जो 3 × 10⁹ स्थिर कूलाम, है ना। मतलब 1 कूलाम को 1 कूलाम में आप लिखना चाह रहे हो तो ये 1 कूलाम का 1/10वां भाग किसके बराबर, 1 कूलाम के। और 3 × 10⁹ स्थिर कूलाम किसके बराबर, 1 कूलाम के ना। ये रहेगा संबंध। मतलब सबसे बड़ा मात्रक कौन हुआ इसमें, है ना। 3 मात्रक है तो आवेश की जो बड़ी मात्रा को मापने के लिए, बड़ी मात्रा हो अगर वो ज्यादा, तो उसको मापने के लिए हम तीनों में से कौन सा मात्रक उपयोग करेंगे, कूलाम करेंगे, एफ कूलाम करेंगे या स्थिर द्रव्य। जैसे हम लंबाई की मापने के लिए, जैसे हम छोटी छोटी लंबाई मापते हैं, है ना। कॉपी में आप लंबाई मापते हो तो सेंटीमीटर में मापते हो, है ना। लेकिन घर की इसकी लंबाई माप रहे हो तो आप मीटर में मापोगे, फीट में मापोगे। अगर रोड की मापना हो शहरों के बीच की तो किलोमीटर में। तो इस तरह से दूरियां बड़ी होगी तो बड़े मात्रक भी उपयोग में लाएंगे। तो इस तरह से अगर आवेश की मात्रा बड़ी हो, तो आवेश की मात्रा अगर बड़ी हो तो आप तीनों में से कौन सा मात्रक उपयोग में लाना हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा, है ना। कौन सा मात्रक बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे में समझ रहा है तो नहीं, तो चलो हम इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, है ना। ये 10 का गुणा कर देते हैं सब में, तो ये हो गया 10 कूलाम। ओके, ये आ गया क्या, 10 कूलाम। ये हो जाएगा 1 कूलाम, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 × 10⁹ स्थिर कूलाम, ठीक है ना। ये सॉरी 3 × 10⁻10 ये गुणा होने का। तो क्या अब इससे तो ये वाले इस रूप में हमने जो लिखा है इससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। कौन सा बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक 1 कूलाम है जो, है ना। 1 कूलाम किसके बराबर, 10 कूलाम के, मतलब 10 कूलाम के बराबर, ठीक है। 1 कूलाम। और सबसे छोटा मात्रक कौन है यहाँ, स्थिर कूलाम। मतलब 3 × 10⁻10 स्थिर कूलाम मिलेंगे तो कितने कूलाम बनाएंगे, 1 कूलाम, है ना। और 3 × 10⁹ स्थिर कूलाम मिलेंगे तो कितना बनाएंगे, 1 कूलाम। तो सबसे बड़ा मात्रक कौन है यहाँ पर आवेश का, इन तीनों में 1 कूलाम। उससे छोटा मात्रक है कूलाम, फिर सबसे छोटा मात्रक है स्थिर कूलाम। ओके, ये हुआ, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त एक और चीज जो, जैसे हमने यहाँ पर, ठीक है, किसका मान पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान, है ना। जैसे हम क्या भी बोलते हैं, ठीक है, प्रारंभिक आवेश, मूल आवेश, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान क्या होता है, ये अभी बोला ना हमने, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, है ना। ये किसका मान है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का या मूल आवेश का। ओके, लेकिन ये मान जो हमने कौन सी पद्धति में बताया है, कूलाम में बताया। कूलाम मतलब कौन सी पद्धति में बताया है ना। कूलाम में बताया तो हम इतना बोलेंगे। मैं अगर आपको बोलता हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान कूलाम में बताओ, तो आप क्या बोल दोगे, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब मैं आपको बोलता हूँ कि 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान 1 कूलाम में बताओ, तो क्या करोगे। या फिर मैं बोलता हूँ कि उसका मान स्थिर कूलाम में बताओ, फिर क्या करोगे, क्या मान बोलोगे, है ना। तो चलिए हम वही निकालने जा रहे हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान कूलाम में बताना है, वो तो हमको याद है इतना, 1 कूलाम में बताना है तो कितना लिखेंगे, और स्थिर कूलाम में बताना है तो कितना लिखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान SI व CGS पद्धति में, है ना, दोनों पद्धतियों में बता रहे हैं। तो हम इसी समीकरण का उपयोग कर रहे हैं, है ना। ये हमारी अगली हेडिंग है यहाँ से, ठीक है। हम ये वाले समीकरण का उपयोग कर रहे हैं, ऊपर जो लिखा है 1 कूलाम, है ना, किसके बराबर, 1 कूलाम बराबर 1/10 1 कूलाम,
ओके, और यही रिलेशन लिखा है क्या, है ना, 3 गुणित 10 की घात 9 स्थिर कूलम। ओके, ये है ना। अब हम इसको 1.6 गुणित 10 की घात 9 से गुणा कर दे रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं हम इसके बाद 1.6 गुणित 10 की घात -19 से गुणा कर दो इन तीनों में, तो ये हो जाएगा, है ना। इसमें गुणा करेंगे 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम हो जाएगा। इसमें गुणा करोगे 1.6 गुणित 10 की घात -19 बटे 10 F कूलम, ठीक है, F कूलम। फिर इसमें गुणा करोगे 1.6 गुणित 10 की घात -19, है ना, 3 गुणित 10 की घात 9 स्थिर कूलम। ओके, ठीक है। तो अब गुणा करने के बाद मान लिखते चले 1.6 10 की घात -19 कूलम। ओके, और ये 1.6 गुणित, है ना, ये 10 है, ऊपर आके जो माइनस हो जाएगा तो 1.6 गुणित 10 की घात -20 F कूलम, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये गुणा करोगे इसका, तो 10 की घात का 10 में और 1.6 का 3 में, तो 1.6 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8, और 10 की घात का गुणा करोगे 10 की घात से तो 9, और ये 10 की घात -10 स्थिर कूलम, है ना। ये तो ये है जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान SI और CGS पद्धतियों में ना, तो ये मान हमें हमेशा याद रहता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान किसमें, SI पद्धति, और एक कूलम में बोलना है तो 1.6 गुणित 10 की घात -20, और अगर इसमें बोलना है स्थिर कूलम में तो स्थिर कूलम में कहना है तो कितना आ जाएगा उसका मतलब 4.8 गुणित 10 की घात -10, है ना। वैसे याद सिर्फ SI वाला याद रखो, ये तो हमने पढ़ लिया है पढ़ने समझने के लिए ना, लेकिन मान कौन सा ही याद रखना है हमको, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर, है ना, आवेश का विमीय सूत्र, ठीक है, आवेश का विमीय सूत्र आ गया कहाँ से, तो उसका मात्रा उठा हम सूत्र से निकाल सकते हैं, है ना। सूत्र से ही हम आवेश धारा गुणित समय, है ना, इससे उसका विमीय सूत्र छोटा सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। धारा का विमीय सूत्र क्या है, धारा को I से तो A से दर्शा सकते हैं, एम्पियर मात्रा से लेना, है ना। कूलम इसको किससे बताते हैं, एम्पियर, समय को सेकेंड, है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो एम्पियर के लिए क्या, A, सेकेंड मतलब टाइम को बता रहा है तो इसके लिए P, ये आ गया उसका विमीय सूत्र, ठीक है। तो आवेश का विमीय सूत्र AP। ओके, तो ये रहा होता है हमारे पास आवेश का मात्रा कूलम SI पद्धति में और एम्पियर इनटू सेकेंड, और एक कूलम आवेश का परिभाषा लिखी हुई है, लेकिन दिमाग में हमेशा याद रखो एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बनने वाला, 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों से बनने वाला आवेश एक कूलम आवेश कहलाता है। ओके, और ये आवेश की एक बहुत बड़ी मात्रा है, और इसे हम काल्पनिक आवेश भी कहते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक आवेश ये सारे मान हैं, ठीक है। चलिए इसे मत करिए।